आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 24 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। यूक्रेन का रूस को बहुत बड़ा झटका। ड्रोन हमलों से दहल उठी मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। 6 महीने के लिए तालाबंदी। समझौते के बाद भी लाला की चालाकी। ईरानी फंड को लेकर अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर का नया पैंतरा। तेहरान के छूटे पसीने। ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर भड़का इसराइल। नेतन्याहू के मिनिस्टर ने दी खुले टकराव की धमकी। ईरान ने उड़ाई दावों की धज्जियां। न्यूक्लियर साइट्स पर लिया सख्त रुख। बगावत के मूड में इसराइल। डिफेंस मिनिस्टर ने लेबनान के मुद्दे पर अमेरिका को दिखाई आंखें। डोनाल्ड ट्रंप की सोच का तोड़ ढूंढने के लिए क्या ईरान ने उतारे साइकोलॉजिस्ट? नई रिपोर्ट में आखिर और क्या क्या हैं दावे, बताएंगे हम। और गजा में मस्जिद गिरा रहे इसराइली बुलडोजर पर गिर गई मस्जिद की मीनार। ऑपरेटर की मौके पर ही मौत की खबर से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और बता दूं कि नया फॉर्मेट आज से शुरू किया है। वीडियो के सबसे आखिर में कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हमेशा मिलेंगी आपको। शुरुआत में तफसील से खबरें। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को बड़ा झटका दे दिया है। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अब कम से कम 6 महीने तक के लिए बंद रहने वाली है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये 2027 से पहले पूरी तरह चालू भी नहीं हो पाएगी। यानी हमला इतना बड़ा था। दोस्तों, क्या यूक्रेन अब रूस की जंग लड़ने की ताकत पर सीधा हमला कर रहा है? आइए समझते हैं। 24 जून को आई रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों में मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि उसे कम से कम 6 महीने तक बंद रखना पड़ेगा। इसी रिफाइनरी से मॉस्को और उसके आसपास के बड़े इलाकों में तेल की सप्लाई होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने यूक्रेन ने इस रिफाइनरी को 2 बार निशाना बनाया, जिसके बाद वहां का काम पूरी तरह रुक गया। बताया जा रहा है कि उसकी मरम्मत में लंबा वक्त लगेगा, जिससे रूस के लिए ईंधन यानी फ्यूल की सप्लाई संभालना और मुश्किल हो सकता है। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के लगातार लंबी दूरी के हमलों की वजह से पुतिन अब रूस के दूसरे इलाकों से एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर कैपिटल मॉस्को और केरिच ब्रिज की हिफाजत में लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर यूक्रेन इसी तरह रूस के अहम ऑयल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता रहा तो क्या आने वाले महीनों में इसका असर सिर्फ जंग के मैदान में दिखेगा, या फिर रूस की अंदरूनी सप्लाई पर भी यह असर साफ नुमाया होगा? इस सवाल को छोड़कर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, सुनिएगा। दोस्तों, गजा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे महज एक हादसा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे कुदरत का इंसाफ कह रहे हैं। दोस्तों, आखिर गजा में ऐसा क्या हुआ, आइए समझते हैं इन तस्वीरों के साथ। इब्रानी मीडिया यानी हिब्रू मीडिया के हवाले से सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि गजा में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान एक इस्राएली बुलडोज़र ऑपरेटर की मौत हो गई। दावा है कि जिस मस्जिद को गिराया जा रहा था उसी की मीनार अचानक उस बुलडोज़र पर गिर पड़ी, जिससे उस बुलडोज़र के ऑपरेटर यानी बुलडोज़र चलाने वाले की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल इस दावे को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और इसकी आज़ादाना तस्दीक अभी किसी अखबार ने नहीं की। हाँ, कुछ रिलायबल सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसकी तस्दीक कर दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है और कई लोग इसे गजा में जारी तबाही से जोड़कर देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इसराइल इस वाक़े पर कोई ऑफिशियल बयान जारी करता है या फिर ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया के दावों तक ही महदूद रह जाता है। हाँ, इस खबर में एक और अपडेट ये है कि ये मरने वाला भी नेगेव, जो इसराइल के कब्ज़े वाले इलाके हैं, नेगेव डेजर्ट, नेगेव का रहने वाला एक बद्दू मुसलमान बताया जा रहा है जो मरा है, और उसका नाम इब्राहिम सलामा अबू कियान है। मैंने कहा आपको बता दूँ। आगे बढ़ते हैं। ईरान के पैसों पर भी अमेरिका ने अपनी शर्त रख दी है, जिसका फ़ायदा भी अंकल सैम यानी अमेरिका को ही होगा। ये खबर अब कंफर्म हो गई है और अब ये फजीते का सबब बन सकती है। ये खबर कल वाली खबर से मुख्तलिफ है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की डील में अब एक ऐसा प्लान सामने आया है जिससे ईरान को मिलने वाले अरबों डॉलर का बड़ा हिस्सा फिर अमेरिका की जेब में ही लौट सकता है। दोस्तों, क्या ये राहत है या नए तरीके की पाबंदी है? आइए समझते हैं। हुआ ये है कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए,
वहाँ सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर नहीं होते। तो फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने 24 जून की शाम ये दावा किया कि ईरान के जो फंड अनफ्रीज किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे, उनका बड़ा हिस्सा अमेरिका में बनी खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ खरीदने में इस्तेमाल होगा। यानी पैसा ईरान को मिलेगा ही नहीं लगता, एक बड़ा हिस्सा सीधे अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने में खर्च हो जाएगा और फिर वो सामान ईरान आएगा। दोस्तों, मेरी नज़र में ये तो गांव के जालिम लाला की गुलामी जैसा सीन हो गया। हमसे मेहनत करो, रोटी भी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, हमारी मजदूरी करो। कल ही ईरान इस मामले से इनकार कर चुका, लेकिन आज ये बयान ईरान का अमाउंट अनफ्रीज करने वाले डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की तरफ से ही आ गया है, लिहाजा मामला थोड़ा सीरियस है। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के इन पैसों का इस्तेमाल सीधे अमेरिकी ट्रेजरी की निगरानी में होगा। उनके मुताबिक ये रकम कतर के ज़रिए ईरान तक पहुंचेगी और इसका मकसद ईरानी आवाम की ज़रूरतें पूरी करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के अफसर पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी किसी शर्त को मंजूर नहीं किया है। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि पैसों के इस्तेमाल पर उसकी निगरानी रहेगी, जबकि दूसरी तरफ ईरान इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों तरफ से डील की शर्तों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं तो आगे चलकर यह समझौता कितना मजबूत साबित होगा। और एक सवाल यह भी बनता है कि आखिर डील की शर्तें पढ़ते वक्त किसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि जब दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। लग रहा है वादों से मुकरने वाला कोई है जो फिर मुकर रहा है। अब इसराइल की कहानी सुनिए। इसराइल उसको भी आंखें दिखा रहा है जिसने आज तक उसको पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचा दिया कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के काबिल बन गया, अमेरिका। ट्रंप की ईरान डील से इसराइल नाराज़ है और अब बात सिर्फ नाराज़गी तक नहीं रह गई। इसराइल के एक मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ सकते हैं। यानी इसराइली हुकूमत के लोग अब अमेरिका से टकराने की धमकी दे रहे हैं। इस टकराने का मतलब जंग तो नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसराइल की हैसियत इतनी भी नहीं हो गई कि वो अमेरिका से मुचैटा ले ले, जंग लड़ ले। दोस्तों, क्या ट्रंप की ईरान पॉलिसी दोनों पुराने साथियों के बीच टकराव की वजह बनने जा रही है, या फिर ये सफ़ेद हाथी वाला खेल है? आइए समझते हैं। बात थोड़ी सीरियस है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, इससे इसराइल बेचैन हो गया है। 24 जून की शाम आई खबर के मुताबिक इसराइल के कल्चर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिकी जोहर ने कहा कि अमेरिका ईरान के मामले में बड़ी गलती कर रहा है। उसके मुताबिक अमेरिका अब भी ये नहीं समझ पाया कि वो किसके साथ डील कर रहा है। जोहर ने कहा कि बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल का टकराव हो सकता है और उस वक्त इसराइल अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले करेगा। उसने ये भी कहा कि ईरान के साथ बना MOU न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला हल नहीं करेगा और जंग दोबारा लोगों की उम्मीद से भी जल्दी शुरू हो सकती है। यानी जंग के नगाड़े भी हल्के हल्के बजाए जा रहे हैं। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के इस मिनिस्टर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी को लेकर इसराइल के अंदर तक नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी अमेरिका बातचीत का रास्ता चुन रहा है, जबकि इसराइल का एक बड़ा तबका अब भी मानता है कि ईरान के साथ समझौता नहीं बल्कि प्रेशर ही काम करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या ईरान का मसला अमेरिका और इसराइल के बीच नई दरार की वजह बनता है। ईरान ने फिर एक बड़े दावे की बखियां उधेड़ दी हैं। जिस मुलाकात को लेकर कई रिपोर्ट्स चल रही थीं, अब तेहरान ने उसी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक फाइनल डील नहीं होती और सारी पाबंदियां नहीं हटती, तब तक उसकी न्यूक्लियर साइट्स तक किसी को पहुंचने की इजाज़त नहीं होगी, कोई रसाई नहीं मिलेगी। दोस्तों, आखिर ईरान ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया है, समझते हैं आइए। 24 जून को आई एक खबर के मुताबिक ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उनके मुताबिक ग्रॉसी ने मुलाकात की ख्वाहिश ज़रूर जताई थी, लेकिन ईरान ने उनसे कोई मीटिंग नहीं की। गरीबाबादी ने यह भी साफ कर दिया कि जंग के दौरान जिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए थे वहां IAEA को फिलहाल कोई एक्सेस नहीं दी जाएगी, जाने नहीं दिया जाएगा किसी मेंबर को। उनका कहना है कि इस मसले पर बात तभी होगी जब फाइनल समझौता होगा और ईरान पर लगी सारी पाबंदियां हटा दी जाएंगी।
दोस्तों, जबकि कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपने एटमी अड्डों पर मुआयना करने की इजाज़त देने के लिए राज़ी होने का सिग्नल दे रहा है। यानी ईरान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पहले पाबंदियां हटेंगी, सैंक्शन हटेंगे, उसके बाद ही न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर मटेरियल से जुड़े किसी मसले पर आगे बात होगी। अब देखना ये होगा कि ईरान के इस सख्त रुख के बाद अमेरिका और IAEA अगला कदम क्या उठाते हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, जो सबकी निगरानी करती है सबके न्यूक्लियर प्लांट्स की। जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता दें, मैं सबका ख्याल रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। लगता है इसराइल ने अमेरिका और ट्रंप से बगावत का मन बना लिया है। पहले ईरान के मसले पर टकराव की बातें सामने आई और अब इसराइल ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका भी कहे तब भी उसकी फौज जनूबी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। अगर अमेरिका भी कहे, ट्रंप भी कहें। दोस्तों, क्या ट्रंप और इसराइल के बीच खुला टकराव शुरू होने वाला है? हथों से निकल रहा है इसराइल। आइए समझते हैं। 24 जून की देर शाम इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने यह कहा है कि इसराइल जनूबी लेबनान और सीरिया में बनाए गए अपने सिक्योरिटी जोन को खाली नहीं करेगा, मतलब ज़मीनें नहीं छोड़ेगा, चाहे अमेरिका ऐसा करने के लिए मजबूर ही क्यों ना करे। उसका कहना है कि इसराइल की नई सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत उसकी फोर्सेस अपनी सरहद पर इस पार नहीं बल्कि दुश्मन हिजबुल्लाह के इलाकों में उस पार मौजूद रहेंगी। काट्स के मुताबिक सरहद के करीब मौजूद सेटलर्स की बस्तियों की हिफाजत का यही सबसे असरदार तरीका है, इसलिए इस मॉडल को आगे भी जारी रखा जाएगा। दोस्तों, इसराइल काट्स का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और इसराइल के बीच इख्तलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं। उधर ईरान ने भी आज कह दिया है कि लेबनान उसकी रेड लाइन है और अगर वहाँ पर हमले होते रहे तो ईरान उसका कायदे से जवाब देगा। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को अमेरिका की मर्जी से भी ऊपर रख दिया है, या फिर ये ट्रंप पर प्रेशर बनाने की एक नई चाल है, और क्या ये चाल कामयाब हो जाएगी और ईरान बिना लेबनान में अमन कायम हुए, बिना हिजबुल्लाह का दफा किए, क्या समझौते को आगे बढ़ा देगा? हम आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझने के लिए ईरान ने साइकोलॉजिस्ट तक उतार दिए। स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान ईरानी टीम ने ट्रंप की सोच और उनके बातचीत करने के अंदाज को समझने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, क्या ट्रंप से डील करना इतना मुश्किल हो गया है कि साइकोलॉजिस्ट का सहारा लिया जाए? क्या कह रही है रिपोर्ट, आइए समझते हैं। 24 जून को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, या उसके दावे के मुताबिक, स्विट्जरलैंड में हुई 2 रोज पहले की बातचीत के दौरान ईरान ने ट्रंप के बर्ताव और उनके नेगोशिएशन स्टाइल को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप के बार बार बदलते बयानों और उनके गैर मुतवक्के अंदाज की वजह से ईरानी टीम के अंदर भी काफ़ी उलझन पैदा हो गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान कई बार ईरानी ऑफिशियल्स इस बात पर भी इख्तलाफ करते रहे कि ट्रंप के पब्लिक बयानों को किस तरह समझा जाए और उनका असली मकसद क्या है। इसी वजह से ट्रंप की सोच और फैसले लेने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। ट्रंप को समझना आसान नहीं है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ डील की शर्तों की नहीं बल्कि ट्रंप के गैर मुतवक्के अंदाज की भी एक जंग चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये कोशिश आगे की बातचीत को आसान बनाएगी या फिर दोनों मुल्कों के बीच भरोसे की कमी और बढ़ेगी। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ईरान ने जो है वो ट्रंप के लिए साइकोलॉजिस्ट का सहारा लिया। ट्रंप अगले पल क्या करेंगे नोबडी नोज़। मुझे लगता है ट्रंप भी नहीं जानते होंगे। ये खबर मैंने इसलिए ली कि मेरे अपने छोटे भाई ने मुझसे पूछा क्या ये ऐसा मामला है, तो मैंने कहा यार ये खबर इन्हें हिट कर रही है मेरे भाई को, तो दुनिया को कर रही होगी, चलो बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के शहर मैनचेस्टर से मुहर्रम का एक मंजर सामने आया है जहाँ शिया मुसलमानों ने हज़रत इमाम हुसैन और वाक़या करबला की याद में मुहर्रम का सालाना जुलूस निकाला। बड़ी तादाद में अज़ादार इस जुलूस में शामिल हुए, माएँ बहनें नौजवान सब हुए और हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश की। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने करबला के वाक़या को याद करते हुए इमाम हुसैन की कुर्बानी को इंसाफ, हक़ और जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की मिसाल बताया। इस दौरान अमन, इंसानियत और इत्तेहाद के लिए दुआएं भी की गईं। करबला का वाक़या बच्चे बच्चे के नाम पर है।
किस तरह से लोगों को प्यासा शहीद कर दिया गया जालिमों के लश्कर ने, हैवानों के लश्कर ने। हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बड़े इख्तिलाफ हैं, लिहाजा आपने ये वीडियो देख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब सुनिए आपको ज़्यादा खबरें देने की हमारी नई कोशिश जो आज ही से शुरू हुई है। हर शो के सबसे आखिर में आपको ये कोशिश मिलेगी, कई खबरें एक साथ। ये हैं 24 जून की रात तक की कुछ बड़ी अपडेट्स, मिली जुली अपडेट्स, छोटे मुख्तसर से अंदाज में। पहली अपडेट, अमेरिका में ट्रंप को एक और बड़ा सियासी झटका लगा है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के उनके इख्तियारात पर सीनेट ने भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का साथ देते हुए सवाल उठा दिए हैं। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है। कई मुल्कों में बिजली का निज़ाम दबाव में आ गया है। कई जगह बिजली बंद होने की खबरें हैं और तेज़ गर्मी की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और ट्रंप के ऊपर दबाव वाली खबर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उधर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद क्रीमिया के सबसे बड़े शहर में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि हमलों के बाद पावर सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ भी बिजली की ऐसी तैसी हो गई। कॉन्गो में इबोला का कहर अभी काबू में नहीं आ सका। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बीमारी जितनी तेज़ी से फैल रही है उसके मुकाबले उसे रोकने की कोशिशें अभी भी पीछे चल रही हैं। उधर अमेरिका के शेयर बाजार में कुछ राहत देखने को मिली है। टेक कंपनियों के शेयरों में रिकवरी के बाद मार्केट दोबारा संभलता हुआ दिखाई दिया है। इस बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं, जहां वो ईरान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत को लेकर अमेरिका के रीजनल साथियों की फिक्र दूर करने की कोशिश करेंगे। उधर पेरू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राइट विंग कैंडिडेट, कट्टरपंथी कैंडिडेट केइको फुजिमोरी ने ऐसी बढ़त बना ली है जिसे पलटना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आपका चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया ABI FB पे पेज है, उसे जाकर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।